और हमने जो चलिए यही सवाल विजय बहादुर पाठक जी, बताइए, इमोशनल मूवमेंट है, खुश है, एक भावनात्मक लगाव हो गया था मेहनत करते करते चुनाव से लोकतंत्र के इस पर्व पर। देखिए, बहुत बहुत प्रसन्नता है और बहुत सारी खुशी है। हाँ। उत्तर प्रदेश के जो निकटवर्ती जनपदों में लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब लोग, हम लोग काम करने गए थे, वर्किंग में भी गए थे। तो जैसे जैसे परिणाम को लेकर सुबह उत्सुकता बनी थी, लेकिन जैसे जैसे परिणाम आना शुरू हुआ, परिणाम एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 4 तारीख के बाद से जो हम लोगों ने अपनी रेकी की थी, अपनी जानकारी की थी, उस जानकारी के अनुसार परिणाम आशानुकूल है। और चारों राज्यों में सरकार बनने की विजय जी, आपकी बातें और जिस तरीके से आप तरन्नुम में हैं, विजय जी, जिस तरीके से आप तरन्नुम में और आपकी बातें और जिस तरीके से आप बोले कि बहुत इमोशनल है, लेकिन आपको पता है कि राजनीति इमोशन से नहीं चलती, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जहां पल पल समीकरण बदलते रहते, किस पार्टी का कौन हो, कब दल बदल दे, ये पता नहीं लगता है। यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 तो जीत लिया, 2014 में 80 सीट जीत पाएंगे यूपी में। इस बात को, सारे तरन्नुम के साथ इस बात का एहसास भी हम रख रहे हैं कि कठिन चुनौती है, और उन कठिन चुनौती पर जो जमीन पर काम करना होगा, उस जमीनी सच्चाई को वाकिफ हैं और उसी के अनुसार संरचना बना रहे हैं। अच्छा। जैसे ही दिल्ली के चुनाव, जिस दिन पोलिंग खत्म हुआ, उसी दिन से हमने फिर से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। हम जानते हैं कि कठिन काम है, इस सच्चाई से वाकिफ है कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास केवल 10 सांसद है, केवल 47 विधायक हैं। हाँ, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास उम्मीदें ज्यादा हैं। आपकी रणनीति में क्या तुष्टीकरण सबसे पहला पॉइंट होगा? नहीं, देखिए, सुशासन और विकास, जिन 4 राज्यों में हम जीते हैं, वहां पर यह मुख्य मुद्दा रहा है। स्वाभाविक है, जब राज्यों के चुनाव हुए और इतनी बड़ी, आपने देखा सोनिया गांधी जी बोल रही थी, उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर के और हम इस पर विचार करेंगे, तो महंगाई मुद्दा बना ना, आप महंगाई कम कर देंगे, बनेगा मुद्दा, सुशासन बनेगा मुद्दा, और विकास और नहीं, विकास और देखिए अच्छा है, 6 साल की एनडीए सरकार में हमने महंगाई को बांधे रखा। हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है वो जनता के सामने है। आगे जो हमारी सरकारें हैं, आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें 10-10 साल चुनाव लड़ने के बाद, 10-10 साल सरकार बनाने के बाद चुनाव जीती है कि नहीं जीती है? तो ठीक काम की होंगी ना। अच्छा, वो भी तो एक मुद्दा होगा। विजय जी, सरकार रिग्रेट हो रही है। अभी जो विधानसभा का कल सत्र शुरू होगा, जो स्थगित हुआ था 9 तारीख को, और इसके साथ पार्लियामेंट, बीजेपी काफी चौड़ा होकर निकलेगी, ये हमें पता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर रमेश वर्मा मेरे साथ कानपुर से मौजूद हैं। रमेश जी, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, मोदी की लोकप्रियता को भुना रही है और कार्यकर्ताओं के जोश की बात कर रही है, लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आसान नहीं है। ऐसा उत्तर प्रदेश जहां पर कुल मिलाकर इतने सालों से हम क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा ज्यादा देख रहे हैं। रमेश जी, रमेश जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बताइए विजय जी, अब जो टिकट वितरण होगा लोकसभा चुनाव के लिए, जो कैंडिडेट लिस्ट निकलेगी, किसकी सहमति से? नरेंद्र मोदी, अमित शाह की, आप लोग की भी कुछ सहमति ली जाएगी इस पर? और किस तरीके के कैंडिडेट्स प्रोजेक्ट होंगे इस बार? अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे क्या? निहारिका जी, उस टिकट के वितरण में जहां जरूरत होगी वहां हम आपकी राय से भी सहमत हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी के प्रति प्रेजुडिस नहीं है, और जो बेहतर से बेहतर उम्मीदवार होगा उसको हम देने की कोशिश करेंगे। उस पर हम काम भी कर रहे हैं, जानकारी भी एकत्रित कर रहे हैं, और जिस तरह की स्थितियां बनी है उसमें उम्मीदवार भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा चुनाव में। हाँ। नरेंद्र मोदी जी की सभाएं होंगी, वातावरण ठीक है, सुशासन और विकास एक मुद्दा है, लेकिन जो उम्मीदवार होगा वो भी होगा। आप देख नहीं रहे, घबराहट है लगातार सत्ता के खेमे में। समाजवादी पार्टी रोज बदल रही है कैंडिडेट। कल वो अतीक अहमद को अपना चुनाव उम्मीदवार बनाई सुल्तानपुर से, जिस अपराध और उम्मीद करेंगे कि आप बाबू सिंह कुशवाहा का प्रकरण, अगर आपको 2014 में सक्सेसफुली जाना है तो बाबू सिंह कुशवाहा का प्रकरण रिपीट न करें, क्योंकि 2012 में जो अंडर करंट की आप बात करें तो उसको आप इनकैश नहीं कर पाए। ये उत्तर प्रदेश है विजय जी, आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश है। रमेश जी के पास चलते हैं। रमेश जी, मैं बात कर रही थी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आसान नहीं है, कितनी मेहनत बीजेपी को करनी है? देखिए, दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की हाल की रैलियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक माहौल बनाया है, और सपा जो इस समय सरकार चल रही है
वो एक लिमिटेड एजेंडे पर चल रही है और वो अपने अब तक के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं कर पाई है जिससे आम जनमानस में उसके प्रति एक अच्छा प्रभाव जाए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी। नरेंद्र मोदी ने आकर के एक एजेंडा दिया, आपने गुजरात का मॉडल दिखाया, सरकार पर हमला बोला, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक नया जीवन मिला है। हाँ। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के इस प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलने वाला है और सपा के लिए एक बहुत बड़ी नई चुनौती है जिसके नेता मुलायम सिंह तीसरे मोर्चे के रूप में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। डॉक्टर रमेश शर्मा, ये बताइए कि जहां समाजवादी पार्टी मौलाना मुलायम की बात तो आपने सुनी होगी, आप तो बहुत समय से हैं जर्नलिज्म में, जहां समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मुद्दों की बात करती है। अभी मुजफ्फरनगर हिंसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आग लगी है उसका डैमेज कंट्रोल में जुटी है। बीएसपी प्रमोशन में रिजर्वेशन, आरक्षण के राग हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टी यहां पर एक्टिव है। इतने पचड़े में उत्तर प्रदेश जो पॉलिटिकली कह सकते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ की 80 सीटों में, बीजेपी घुस कैसे पाएगी जो 2012 में फेल हो गई, 2014 में कैसे कर पाएगी? किन मुद्दों पर ध्यान रखना होगा? तुष्टीकरण ही एक उपाय होगा? देखिए, सच बात तो यह है कि सपा और बीजेपी दोनों की जो आंतरिक नीति है वो है वोटों का ध्रुवीकरण, जहां एक और मुलायम सिंह इस बात के लिए सतत प्रयास है कि मुसलमानों का पूरा वोट उनके पास जाए, क्योंकि उनके मन में एक घबराहट है कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पर मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ चला जाए। इसके लिए वो सारे यत्न कर रहे हैं, सारे प्रयास हो रहे हैं, चाहे अतीक अहमद को लाएं, चाहे वहां के मौलानों को सम्मान दें, हाँ। हर प्रकार के, चाहे आजम खां को आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर उनका प्रयास यही है कि मुसलमानों का वोट बैंक उनके साथ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पर वो बिछक जाए। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है कि जो ध्रुवीकरण हो उसका एक तरफा वोट उसको मिले। मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है, विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, आम आदमी परेशान है, सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है। नरेंद्र मोदी भी जब आए थे यहां पर रैलियां की उत्तर प्रदेश में, कौन सी उन्होंने एक सपना दिखाया उत्तर प्रदेश में? सिर्फ एक ही बात करते रहे, केवल उनका एक ही काम होता रहा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल बनाना, वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति देखना। उत्तर प्रदेश में मुद्दे नहीं चल रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। लेकिन आपको पता है ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, कास्ट पॉलिटिक्स की जाती है टिकट वितरण में खास तौर पर, और फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म इस यहाँ की राजनीति में हावी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बदलाव हो रहा है ना, सोशल मीडिया यहाँ पर भी एक्टिव है, युवा सबसे ज्यादा नए युवा मतदाता है, नोटा का बटन है। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रादेशिक मुद्दे आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रादेशिक मुद्दे आगे आएंगे, मजहबी मुद्दे पीछे चले जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश ऐसा माहौल कभी देख पाएगा? नहीं, हमारा तो विचार ये है कि प्रादेशिक मुद्दे तो नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और उन राष्ट्रीय मुद्दों का लाभ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उठाएगी। वो ये देखेंगी, और क्योंकि अभी जो उत्तर भारत के जो चुनाव नतीजे आए हैं, नरेंद्र मोदी ने अपनी जो लोकप्रियता का परिचय दिया। मैं एक बात जरूर कहूंगा, बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहां पर उन्होंने, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के कारण एक बात बहुत अच्छी हुई है कि जो सत्ता विरोधी वोट जा रहा था विपक्ष के पास, उसको नरेंद्र मोदी ने बैलेंस कर दिया है। इसी कारण ये स्थिति बनी हुई है। वही हाल ये अगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के रूप में एक मजबूत काम करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है तो एक माहौल तो बना है, लेकिन आज जरूरत है उस माहौल को वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हाँ। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, तभी वो काम बनेगा। बिल्कुल, लहर और असर में काफी फर्क है। और इसके साथ नरेंद्र मोदी की चाहे कानपुर हो, झांसी हो, जहां पर भी ताबड़तोड़ रैलियां आती हैं, लाखों की भीड़ जुटती है। लेकिन विजय जी इसे वोट में तब्दील कैसे करेंगे? कई लाख करोड़ का तो कर्ज उत्तर प्रदेश पर ही है। एक सरकार आती है, दूसरी सरकार के भ्रष्टाचार घोटालों की जांच करती है, फिर दूसरी सरकार आती है, पहली सरकार की जो फहरिस्त होती है, जो योजनाएं, उसको बंद कर देती है। ऐसे में गुजरात मॉडल यूपी में कहां वैलिड लगता है आपको? देखिए निहारिका जी, कानपुर की रैली में आप
भी थी और आपने देखा कि पब्लिक का रिस्पांस क्या है। लेकिन वो वोट में आएगा। केंद्र का चुनाव है, केंद्र की सरकार का गठन होना है और नहीं, मैं उसी बता रहा हूं ना, केंद्र की सरकार का चुनाव है और केंद्र की सरकार का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश की जो सपा भैया चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब मिले हुए हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए वोट पड़ेगा और उसको वोट में तब्दील करने के लिए बूथ पर काम करने की जरूरत है। 1,27,000 बूथ है, 1,27,000 बूथों पर बूथ कमेटियों में 80% के ऊपर हमने गठन किया है। जो हमारी पोल स्ट्रेटजी है, जो चुनाव की स्ट्रेटजी है, उसमें जितना डिस्कस करना होगा टीवी पर उतना ही करेंगे। पर ये हमको भी पता है ये जो भीड़ है, ये जो वातावरण है, इसको मतों में कैसे कन्वर्ट किया जाए और वो कन्वर्ट करने के लिए सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। हाँ। और वह तंत्र हम बना रहे हैं। अच्छा देखिए, आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई। आप अगर एल बैंड देख रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ में जो लीडिंग ट्रेंड है, अभी भी यहाँ पर नतीजे थोड़े आउट नहीं है, लेकिन जो लीडिंग ट्रेंड है उसमें बीजेपी 1 सीट से सिर्फ आगे है और उत्तराखंड जैसे हालात बने हैं, काफी मुश्किल और मशक्कत करनी पड़ सकती है छत्तीसगढ़ में। एक छोटे से अंतराल का यहाँ पर वक्त है, फौरन लौट रहे कुछ और अपडेट्स को लेकर। आज पुरुषों की दौड़ में महिलाओं ने भी थामी कृषि की डोर। एसआरआई टेक्निक के जरिए छत्तीसगढ़ की सुशीला गबेल बनी महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान की मिसाल। आपका भी हो सकता है अगला नाम, तो जल्दी कीजिए अपने नामांकन नजदीकी महिंद्रा समृद्धि केंद्र या महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर के पास जमा कराएं या फिर लॉग ऑन करें। नामांकन भरने की तारीख 10 नवंबर से 10 दिसंबर। लिव प्योर आरू खरीदें और सचिन से मिलने का मौका पाएं। लिव प्योर आरू खरीदें और सचिन से मिलने का मौका पाएं। आपके अपनों को आग से सुरक्षित रखें। मल्टीगार्ड इंसुलेशन वाली लुमिनस वायर्स जो घर को रखे टोटल फायर प्रूफ। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. Woogie Woogie Kids Championship powered by Horlicks आज से शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर। अब सारा देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचिन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी जुड़ जाएगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में ऐसी 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। आदमी 1 और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। एक्सक्यूज मी, बेसन कहाँ मिलेगा? फॉर्च्यून ऑयल है मेरे पास, मुझे बेसन चाहिए। फॉर्च्यून कमाल है, मैं आपसे बेसन पूछ रही हूँ और आप मुझे ऑयल दिखा रही हैं। एक्चुअली आप अपने काम में इतनी इन्वॉल्व है, कस्टमर के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। फॉर्च्यून बेसन आ गया, फॉर्च्यून बेसन प्योर और फ्रेश प्रॉमिस के साथ। फॉर्च्यून बेसन हर घर में फॉर्च्यून। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। भाई साहब ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट।
आहा, ये रहा गुलाबी पोज। स्माइल। क्या फिनिश है यार। हाँ, गुलाम को खींचो। ओके, स्माइल। बहुत कातिल है। ये आइटम मुझे दे दे। अपने पीवी है मेरी। ल्यूमिनस डिजाइनर स्विचेस की रेंज जो देखे बस फैन हो जाए। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को बता दें कि इस ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। उत्तर प्रदेश वाकई टेढ़ी खीर है। अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ले, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल हो, इनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कोई रिजर्वेशन का राग छेड़ देता है, कोई अल्पसंख्यक मुद्दों को उठा देता है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति करता है, कोई डेवलपमेंट मॉडल और केंद्र की योजनाओं पर इसको इनकैश करना और इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार उसको दूर करने की बात करता है। लेकिन नतीजा सिफर। इतने साल में उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ खोया पाया है। उत्तर प्रदेश, ये जो 4 राज्यों के परिणाम लगभग जो सामने निकल कर आए, उसका उत्तर प्रदेश की सियासत पर किस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें किस तरीके की रणनीति पॉलिटिकल पार्टी बनाने में मशगूल है। बताने के लिए हमारे संवाददाताओं की टीम हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश का हाल बताने के लिए। सबसे पहले मेरे साथ विवेक तिवारी, कानपुर से राजेश नाथ अग्रवाल और इसके साथ साथ वाराणसी से अमित मेरे साथ जुड़े। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। 4 सूबों में जो बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है, उससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, रमन सिंह का मुखौटा, नरेंद्र मोदी का मुखौटा, शिवराज का मुखौटा लगाकर जश्न पटाखे छोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, बच्चे तक यहाँ पर नाच रहे हैं। लेकिन उससे पहले सीधे रुख करते हैं रमन सिंह का। क्या कह रहे हैं वो मीडिया पर? आपको लगता है कि एक समानता है मोदी जी में, शिवराज सिंह चौहान में और रमन सिंह में, जो ऑल है, आप तीनों ने 3 चुनाव जीते हैं लगातार। तीसरा चुनाव मैं जीता हूँ, शिवराज जी जीते हैं, नरेंद्र भाई तो उससे आगे निकल गए हैं। उन्होंने लगातार उस प्रदेश का नेतृत्व किया 15 साल तक। तो मुझे लगता है कि इसमें तुलना की बात नहीं है। और नरेंद्र जी को तो आज देश ने उस जगह पे खड़ा कर दिया है कि आने वाले 4 महीने के बाद इस देश का नेतृत्व संभालने के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, और आज मैं दावे से कह सकता हूं इस 4 राज्यों में चुनाव के बाद अब 2014 का लोकसभा चुनाव 100% हम ये कह सकते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस बात का कोई ख्याल नहीं। तो देखिए, हर तरफ से आश्वासन, दावा, राजनाथ सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, हर कोई ये दावा कर रहा है कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन 2 राज्य, खासतौर पर अगर मैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी की बात कर लूं और इसके साथ अगर मैं बात छत्तीसगढ़ की कर लूं, तो बीजेपी फिंगर क्रॉस करके बैठी है। नतीजे, पूरे नतीजे आ जाए, फिर सरकार का गठन कैसे हो, इस पर बात होगी। सबसे पहले मैं लखनऊ चलती हूं। विवेक, विधानसभा चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी की सक्रियता देखी। 2012 की मैं बात कर रही हूं। सांसद यहां से बीजेपी के हैं। कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए, और ये जो चुनाव परिणाम आए उसमें बीजेपी आ गए, तो कितना मुश्किल है लखनऊ में, जहां पर सेक्युलरिज्म साफ तौर पर देखने को मिलता है। प्रतीक वही होता है, लखनऊ का सरताज वही होता है जो हर वर्ग को साथ में लेके चले। आपको क्या लग रहा है कि कितनी मेहनत बीजेपी को करनी पड़ेगी यहाँ पे? देखिए निहार का, बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और नरेंद्र मोदी ने जो रैलियां उत्तर प्रदेश में की हैं बीजेपी के लिए, उससे उसका असर तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका असर है। लेकिन उस असर को वोटों में कंसोलिडेट करने के लिए, बदलने के लिए जो मेहनत बीजेपी को करनी चाहिए थी, उसकी जरूरत अभी बाकी है। खासतौर से बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट होना चाहिए बीजेपी का, वो अभी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जानकारी है वो ये है कि अब संगठन के काम में सीधे आरएसएस ने दखल देना बीजेपी में शुरू कर दिया है और जो बूथ लेवल की सारी स्थितियां हैं जो उनको ठीक करने की बात है, उसमें अब संघ का सीधे दखल होने जा रहा है। यानी एक तरह से कहें तो पूरी ताकत झोंकी जा रही है। 4-5 महीनों का वक्त अभी है बीजेपी के पास इसे ठीक करने के लिए, और अगर ये चीजें ठीक हो जाती हैं
तो फिर जो असर मोदी का दिख रहा है, जो भीड़ इनकी रैलियों में दिख रही है, वो वोटों में भी तब्दील हो सकती है और ये फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ की दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, इनका कैडर भी काफी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इनका संगठन बहुत अच्छा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये दोनों पार्टियां हैं और उन्होंने बहुत समय से इस पर काम करना शुरू कर दिया था, बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था। तो इनसे टकराना और इनके वोट को छीन करके अपने में हासिल कर लेना, अपने में खींच लेना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अब कुल मिलाकर देखना है कि मैनेजमेंट बूथ लेवल पर कैसा होता है, संगठन के स्तर पर किस तरह से बीजेपी अपने आप को मजबूत करती है, सारा दारोमदार उसी पर टिका हुआ है। बूथ लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रांग करने की यहाँ पर जरूरत है, प्रबंधन क्षमता वहां पर होनी चाहिए। विवेक, ये बताइए दिन भर हुआ क्या लखनऊ में? बीजेपी पे तो जश्न की तस्वीरें आपने भेज दी, कांग्रेस जो मुख्यालय था वो खाली दिखा, इसके साथ साथ बीएसपी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या दिन भर टेलीविजन ही देखते रहे, रेडियो सुनते रहे, कि कुछ और रणनीति बना रहे आगे की पूरी जो लिस्ट उन्हें डिक्लेयर करनी है लोकसभा के कैंडिडेट्स की? देखिए, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट ज्यादा घोषित कर दिए हैं और उन्हीं पर अब काम हो रहा है। कुछ बीच बीच में फेरबदल होते रहते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है निहारिका, तो ये मैं बिल्कुल पक्की तौर पर ये जानकारी दे दूं कि नरेंद्र मोदी को लेकर के समाजवादी पार्टी में कुछ मीटिंग्स बहुत गोपनीय तरीके पर हो चुकी हैं जब उनकी रैलियां हो रही थी। और ये भी मेरे पास जानकारी है कि नरेंद्र मोदी के सारे भाषण और राहुल गांधी के भी सारे भाषण खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास मंगवाए हैं, उनके कलेक्ट करके उनको देखा जा रहा है, उनको परखा जा रहा है। तो स्ट्रेटजी इस लेवल पर बनाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी को लेकर के एक कहीं ना कहीं बेचैनी समाजवादी पार्टी में है और उसका मुकाबला किस तरह से किया जाए, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। बीएसपी की जो बात है, बहुत खामोशी से वो अपना काम कर रही है, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, लेकिन संगठन पर बीएसपी का काम बहुत ही मजबूत तरीके से चल रहा है। उनके अलग अलग जिलों में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो दोनों अभी संगठन के स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी ने जरूर कुछ रैलियां की हैं, लेकिन जनवरी के महीने से मेरा ये मानना है कि बीएसपी भी पूरे तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में कूद पड़ेगी और जब उसकी रैलियां शुरू होंगी तब देखना होगा कि किसका पलड़ा भीड़ के लिहाज से भारी पड़ता है। यानी कि उत्तर प्रदेश को जीतना है तो बूथ लेवल पर मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली, और एक बहुत ही मिराक्युलस परिणाम सामने निकल कर आया है। एक संडे का सरप्राइज लेकर आम आदमी पार्टी आई है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। अब मैं सीधे रुख करूंगी कानपुर का, संवाददाता राजेश नाथ अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अगर कानपुर की बात करूं तो यहां से सांसद है श्री प्रकाश जायसवाल। विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी ने अमूमन यहां की सभी सीटों पर राज किया था। ऐसे में एक कांग्रेस और एसपी के तिकड़म में जो एक दूसरे को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, बीजेपी एक राजा क्षेत्र का बनके कैसे उभर सकती है? हमें पता है कि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव काफी अलग होते हैं। का है, लेकिन आज भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रवाद बहुत आगे रहता है और यही वजह है कि मध्य क्षेत्र में समाजवादी पार्टी चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव अच्छा परफॉर्म करती है और काफी सीटें इसमें अपने कब्जे में लेती है। अगर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो वहां बसपा का दबदबा चलता है। बीजेपी का कभी गढ़ कहलाता था, कभी भगवा गढ़ कहलाता था कानपुर, लेकिन कानपुर नगर की बात करूंगा क्योंकि इसके सराउंडिंग जो जिले हैं, जो मंडल के अन्य जिले हैं जैसे इटावा, कन्नौज, फरक्काबाद, औरैया, यह हमेशा से ही मुलायम सिंह या उनकी पार्टी का बोलबाला रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उनका बोलबाला रहता है। और इसकी वजह है कि यहाँ पे जातिगत समीकरण से चुनाव लड़ा जाता है। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ये समीकरण चलते हैं और मुस्लिम और पिछड़ा समीकरण मिला के मुलायम सिंह हमेशा हावी रहते हैं। कानपुर नगर की बात की है तो शिव प्रकाश जायसवाल पिछले 15 साल से यहाँ पर सांसद हैं और 2 टर्म उनके हो गए जिसमें वो मंत्री पद भी रहे हैं। तो शिव प्रकाश के जो काम है वो बोलते हैं और उसका फर्क उनका फायदा मिलता है। पहली बार जब वो चुनाव जीते थे तब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, एनडीए सरकार बनी थी केंद्र में, लेकिन कानपुर से उन्होंने बीजेपी के हाथ से सीट छीन ली थी और आज तक इसमें कब्जा बनाए रखा है। कल्लाज मिश्रा, राजेश, ऐसी सूरत में ये क्षेत्रवाद और कास्ट पॉलिटिक्स को तोड़कर बीजेपी आएगी कैसे? किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मजबूती के लिए, अपनी जड़ें फैलाने के लिए काम कर रहे हैं? का जो कमजोरी बीजेपी के पूरे प्रदेश में है वो कानपुर में दिखाई पड़ती है। संगठन क्षमता का अभाव है, नेतृत्व क्षमता का अभाव है। हाँ। बल्कि देखा जाए तो हर विधायक यहाँ का, जहाँ पे बीजेपी के ज्यादातर चुने हुए विधायक यहाँ पर हैं और वो आपस में ही टांग खींचे में लगे हुए हैं। हर विधायक ने लोकसभा टिकट मांगने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हाँ। और यहाँ तक कहा जा रहा है जब ये पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया कि कल्लाज मिश्रा को यहाँ से उतार दिया जिससे कि इन सब के झगड़े खत्म हो जाए, तो इन सबकी जो अंदर खाने की नीति बन रही वो ये बन रही कि कल्लाज मिश्रा का विरोध किया जाए। और कहीं कहना गलत नहीं होगा, अगर आम जनता से बात करें तो साफ कह रही है कि कानपुर चुनाव जो होगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं होगा बल्कि शिव प्रकाश वर्सेस बीजेपी होगा। अच्छा ठीक है, वाराणसी चलते हैं। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अमित ये बताइए, 4 राज्यों में जो परिणाम आए कमोबेश नतीजे बीजेपी के पक्ष में जा रहे, अब तो मुरली मनोहर जोशी वाराणसी आएंगे ना काम करने? निश्चित रूप से ये मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है बीजेपी के लिहाज से। और अब मैं आपको बता दूं निहारिका कि 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद जो सबसे पहली रैली होने जा रही है नरेंद्र मोदी की, वो काशी क्षेत्र में होने जा रही है। 20 तारीख को ये रैली होनी है बनारस में। हाँ। और इस रैली की तैयारी के लिए लगातार आरएसएस का जो, जैसा कि विवेक जी ने बताया कि आरएसएस का सीधा दखल हो रहा बूथ लेवल मैनेजमेंट को लेके। इंद्रेश कुमार जो कि संघ के प्रचारक है, 4 दिनों तक बनारस में थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है 20 तारीख की रैली को सफल बनाने के लिए। निश्चित रूप से ये जो आज के जो नतीजे हैं वो मनोबल तो बढ़ाएंगे, लेकिन जो कास्ट इक्वेशन है उससे जूझना होगा। नरेंद्र मोदी के सुशासन को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का कास्ट इक्वेशन है वो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, क्योंकि अभी भी काशी क्षेत्र के 14 लोकसभा सीटों में से महज 1 सीट बनारस की सीट बीजेपी के पास है, बाकी 13 सीटों पर अन्य का कब्जा है। यानी कि बहुत मेहनत करनी होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर एक बार फिर से अपना गौरव बीजेपी वापस चाहती है तो यहां 20 तारीख को रैली प्रस्तावित है। उसके लिए बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है और आज के नतीजे भी निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ाएंगे। बिल्कुल है। ये डेवलपमेंट और विकास के मॉडल, जीडीपी की बात अगर उत्तर प्रदेश में ना, ये दूर छोड़ के आओ, पहले क्षेत्रवाद से निपटो और पहले कास्ट पॉलिटिक्स पर स्टडी करो, ये कुल मिलाकर बीजेपी को संदेश है। विवेक, जाते जाते संक्षेप में बताइए, अब परिणाम आ गए, कितनी रैलियां होने लग जाएंगी? अब एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी की संख्या क्या होगी, जिसमें बीजेपी की अगर बात करें क्या तैयारी है? सकती है मेरठ और बरेली में भी उनकी रैली होनी है। वो सारी रैलियां इस महीने हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आने वाला दिन जो है नरेंद्र मोदी की रैलियों से सराबोर होगा उत्तर प्रदेश में। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, उनकी रैलियों की भी शुरुआत हो चुकी है। अब चुनाव आ चुके हैं, विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों जुट जाएंगी। और राहुल गांधी की रैलियां कुछ स्थगित की गई थी, उनको भी नए सिरे से खंगाला जा रहा है कि कहां पर उनकी रैलियां करानी है। तो बस अब वक्त आ गया, विधानसभा सत्र जैसे ही खत्म होगा, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सारे पूरा जोर लगा प्रदेश में विजय शंखनाद परिवर्तन और धन्यवाद नाम की रैलियां ताबड़तोड़ शुरू हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा रुख करते हैं अरविंद केजरीवाल का। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था, एक तरफ ईमानदार राजनीति थी और दूसरी तरफ इन लोगों की भ्रष्ट राजनीति थी। अभी तक जब भी हम राजनीति की बात करते थे तो उसका मतलब होता था गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार, गलत चीजें। पहली बार जनता ने ईमानदारी से राजनीति करने की कोशिश की और आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता बीजेपी, कांग्रेस और इन पार्टियों की भ्रष्ट राजनीति से तंग आ चुकी है। और अगर ये पार्टियां नहीं बदली तो जनता इन पार्टियों को बदल देगी और जनता इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देगी। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग आम लोग हैं इस देश के। हम बहुत सामान्य लोग हैं। आप ये देखिए कि किन लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, एक सामान्य सी पत्रकार थी, उसने राजकुमार चौहान जैसे बड़े दिग्गज को हराया है। अखिलेश त्रिपाठी एक सामान्य से लड़का सिविल सर्विसेज देने के लिए दिल्ली आया था और उसने मॉडल टाउन में इतने बड़े दिग्गज को हराया है। सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तो तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। ओ रूप तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। पूजा उड़, पूरब उड़, बंटी उड़, बबली उड़, कोयल उड़ उड़ उड़। 60 किलोमीटर पर लीटर, कॉम्बी ब्रेक, गियरलेस, लाइट
lightweight. Introducing Activa I, my personal compact scooter. I am ready to fly. स्वाद की असली पहचान नारपा राजमा मसाला, देश का स्वाद देश के पास। राहुल, रोजी, सलमा, करतार मेरे नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं, इसीलिए इन सबके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका जन्म सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी से हासिल करना इनके माता पिता का फर्ज है। सभी सरकारी, प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों